जय हिंद दोस्तों, काव्या मैथ क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी पेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, उन्हीं एग्ज़ाम के दृष्टिगत टॉप 30 क्वेश्चन जीके जीएस लेकर आए हैं, ठीक है, जो एक के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको। ठीक, तो दोस्तों रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखना और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर भी करना है और जो हमारे नए साथी जुड़ेंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। दोस्तों एक छोटा सा चैनल दोस्तों, और आप सबके सपोर्ट और प्यार की आवश्यकता है ताकि चैनल अपना बढ़ जाए तो पढ़ाने में और मजा आएगा। दोस्तों चलो पहले क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। हाँ दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन है कि हिंडन नदी तट पर स्थित सिंधु स्थल जो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा पूर्वी स्थल भी है। ऑप्शन अपना है, फर्स्ट है आलमगीरपुर, कोटडीजी, धौलावीरा और लोथल। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मतलब आलमगीरपुर जो होगा, ठीक है, ये हिंडन नदी तट पर स्थित सबसे सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल होगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर अपना ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आगे क्वेश्चन पे चलते अपने, और क्वेश्चन नंबर 2 अपना है कि ऋग वैदिक काल में शिल्पियों का प्रमुख होता था। ऑप्शन अपना है कर्मा, धातु कर्म करने वाला, स्वर्णकार, कुंभकार और तक्षा, इसको बढ़ई भी कहते हैं। तो ऋग्वेदिक काल में शिल्पियों का प्रमुख होता था, तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तक्षा, मतलब बढ़ई जो होता था वो प्रमुख होता था। ठीक, तो क्वेश्चन इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरे पे चलते हैं। हाँ दोस्तों, अपना अगला क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध की समस्त शिक्षाओं का सार तथा आरंभ स्तंभ है। ऑप्शन है मध्य मार्ग, ऑप्शन बी है प्रतीत समुत्पाद, और ऑप्शन सी है निर्वाण, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतीत समुद्र उत्पाद जो है ये सार जो निकलता है, मतलब गौतम बुद्ध महात्मा बुद्ध की समस्त शिक्षाओं का जो सार था आरंभ स्तंभ है वो है प्रतीत अस्मुत उत्पाद जो है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आइए क्वेश्चन पे चलते अपने। हाँ, क्वेश्चन नंबर चौथा अपना कि अशोक का वह अभिलेख जो उसके जीवित भाइयों के परिवार का उल्लेख करता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है पांचवा अभिलेख, ऑप्शन नंबर छठा है बी है छठा अभिलेख, और ऑप्शन नंबर सी है दूसरा अभिलेख, और ऑप्शन नंबर डी है तीसरा अभिलेख। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, मतलब पांचवा अभिलेख जो है ये उन अशोक का अभिलेख जो है जीवित भाइयों के परिवार का उल्लेख करता है। पांचवा अभिलेख जो है उनके जीवित भाइयों का परिवार का उल्लेख करता है। तो इस प्रकार से चौथे क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर अपनी ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। आइए क्वेश्चन पे चलते अपने। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5वां है कि समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के राजाओं को परास्त कर उनके राज्यों को गुप्त साम्राज्य में मिला लिया, उसकी नीति को कहा जाता है। ऑप्शन अपना फर्स्ट है ऑप्शन नंबर ए ग्रहण मोक्षानुग्रह, ऑप्शन नंबर बी है अधीनस्था, ऑप्शन नंबर सी है प्रसभोधरण, और ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रसभोधरण। प्रसभोधरण जो है ये समुद्रगुप्त के उत्तर भारत के राजाओं को परास्त कर उनके राज्यों को गुप्त साम्राज्य में मिला लिया गया था। यह नीति को क्या बोलते हैं, प्रसभोधरण कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं अपने, और क्वेश्चन नंबर 6 है कि राजपूत विदेशी सिथियन जाति की संतान थे, इस मत का प्रतिपादन किया अल्तेकर, कर्नल जेम्स टॉड, बीए स्मिथ और उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नल जेम्स टॉड जो ने इसके प्रतिपादक थे। मतलब राजपूत जो हैं विदेशी सिथियन जाति के संतान थे और इस मत का प्रतिपादन किसने किया, तो कर्नल जेम्स टॉड ने किया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, और क्वेश्चन नंबर 7 बना है कि मथुरा के फौजदार अब्दुल नवी के अत्याचारों के कारण मथुरा के जाटों ने 1669 ईस्वी को नेतृत्व में विद्रोह किया। चूड़ामन, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी है तिलपत, ऑप्शन नंबर सी है गोकुल, और ऑप्शन नंबर डी है राजा राम। तो सातवें के जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गोकुल ने किया था। ठीक, तो इसके नेतृत्व का विद्रोह जो था वो गोकुल ने किया था। तो ऑप्शन नंबर
7 का जो सी होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 अपना है कि निम्नलिखित में से किसे 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट मतलब ये दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर बी है शंकरन नायर, ऑप्शन नंबर सी है गोपाल कृष्ण गोखले और ऑप्शन नंबर डी है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, दादा भाई नौरोजी को हम मतलब राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष जो है 3 बार चुना गया था, ठीक। और दादा भाई नौरोजी को हम ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर 9 है अपना दोस्तों कि अभिनव भारत द सीक्रेट रेवोल्यूशनरी सोसाइटी वर्ष 1904 में निम्नलिखित किसके द्वारा आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है रास बिहारी बोस, सेकंड ऑप्शन है अरविंद घोष और सी ऑप्शन है विपिन चंद्र पाल और ऑप्शन डी है विनय दामोदर सावरकर, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विनय दामोदर सावरकर जो थे, वीडी सावरकर जो थे, ये अभिनव भारत द सीक्रेट रेवोल्यूशनरी सोसाइटी के आयोजक करता थे, ठीक है। इनके द्वारा स्टार्ट किया गया था, ठीक है। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था। ऑप्शन नंबर ये है गदर पार्टी, ऑप्शन नंबर बी है अनुशीलन समिति, ऑप्शन नंबर सी है अभिनव भारत ग्रुप और ऑप्शन नंबर डी है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो था ये काकोरी काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी जो होगा 10वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम, ठीक। तो सबसे अधिक जो होता है भारत की जो बॉर्डर टच करती है वो बांग्लादेश को टच करती है। तो सबसे अधिक वाली जब मतलब बढ़ते क्रम की बात कर रहा ना, आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम की बात कर रहा, तो ये 2 ऑप्शन तो पहले गलत हो जाएगा, ठीक। ये भी गलत हो जाएगा। अब बचा 2 ऑप्शन, ये यहाँ पर भी बांग्लादेश है, यहाँ पर भी बांग्लादेश है, ठीक। तो पाकिस्तान से स्टार्ट नहीं होती है क्योंकि पाकिस्तान की जो बॉर्डर है वो नेपाल से ज़्यादा टच करती है, ठीक। तो इस प्रकार नेपाल जो होगा मतलब पहले नेपाल से सबसे कम टच करती है, फिर पाकिस्तान से, फिर चाइना से, फिर बांग्लादेश से। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये भारत का पड़ोसी देशों के मध्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा विस्तार का आरोही क्रम होगा, पहले नेपाल, फिर पाकिस्तान, फिर चाइना और फिर बांग्लादेश। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक। सबसे कम नेपाल को टच करती है, फिर उससे अधिक पाकिस्तान, फिर उससे अधिक चाइना और फिर उससे अधिक बांग्लादेश को टच करती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 अपना कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। भारत में मानसून से केवल पर्वतीय वर्षा होती है, पहाड़ों के पवन विमुख ढालों का अपेक्षा अधिक वर्षा होती है और उत्तर पूर्व भारत में मानसून की अनियमितता सबसे कम होती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है। केवल एक और 2, केवल 3 और अगला ऑप्शन अपना है केवल 2 और 3। तो इसका दोस्तों आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मतलब केवल 3 वाला जो विकल्प बिल्कुल सही है, मतलब उत्तर पूर्व भारत में मानसून की अनियमितता सबसे कम होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर तीसरा इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर अपना 13 है कि भारत में सर्वाधिक सोने का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। ऑप्शन फर्स्ट है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, झारखंड, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, झारखंड, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो दोस्तों सबसे अधिक सोना जो होता है कर्नाटक में होता है, तो ये दो ऑप्शन तो पहले गलत हो गए। सबसे अधिक कर्नाटक में होगा, ठीक। उसके बाद आंध्र प्रदेश में होता है, फिर झारखंड में होता है, ठीक है। सबसे अधिक कर्नाटक में, फिर आंध्र प्रदेश में और फिर झारखंड में। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो सबसे अधिक सोना जो होता है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और झारखंड में होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 है कि एस्कर से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। हिमोड़ निक्षेपित कटकनुमा जमाव को एस्कर कहा जाता है। एस्कर का उपयोग नॉर्वे तथा इंग्लैंड में रेल मार्ग तथा सड़क मार्ग बनाने में किया जाता है। और आगे ऑप्शन है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है। तो आगे इसके मतलब ऑप्शन को देखते हैं।
और ऑप्शन नंबर अपना है केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो, दोनों और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, मतलब केवल एक ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। मतलब केवल एक जो है पहला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, मतलब हिमोरचेफित कटक नुमा जमाव जो होता है इसकर कहावत, ये ऑप्शन नंबर बिल्कुल ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो इसका से संबंधित ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर अगला 15 है कि सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए नीचे दिए कोड का प्रयोग करके। ड्रेक्सनबर्ग पर्वत, माउंट नरोदनाया, रॉकीज पर्वत, माउंट टूबकल, एटलस पर्वत, माउंट देनाली और यूराल पर्वत, थवाना नित्याना। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मतलब ड्रेक्सन पर्वत जो है ये नंबर 4 से मैच करेगा, मतलब A4, तो A4 वाला ऑप्शन नंबर 2 दिख रहा है हमें। और इसके बाद रॉकीज पर्वत जो होगा ये माउंट देनाली से मैचिंग होगा, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर इसका जो होगा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ड्रेक्सन पर्वत, माउंट नित्याना, रॉकीज पर्वत, माउंट देनाली और एटलस पर्वत जो होगा माउंट टुबकल हो जाएगा, और यूराल पर्वत जो होगा माउंट नरोदनाया हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। एरोनॉटिक्स के अंतर्गत कौन सी खेती होती है? सब्जियों का उत्पादन, पौधों को हवा में उगाना, फलों का उत्पादन और फूलों का उत्पादन। तो एरोनॉटिक्स के अंतर्गत जो होती है पौधों को हवा में उगाना होता है, पौधों को हवा में जो उगाया जाता है उसी को हम एरोनॉटिक्स खेती कहते हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 17 अपना कि भारतीय कृषि क्षेत्र में वर्ष 2021-22 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? ऑप्शन नंबर ए है 4%, बी ऑप्शन 3%, सी ऑप्शन 3.9% और डी ऑप्शन 3.8%। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब 3.9% की वृद्धि हुई थी। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है कि स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। 6 जून 1949, 6 अप्रैल 1948, 9 मई 1947 और 10 अप्रैल 1956। तो स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मतलब 6 अप्रैल 1948 को की गई थी। तो इस प्रकार से 18वें नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारत में गरीबी को प्रभावित किया गया है लोगों के जीवन स्तर से, परिवार की आय से, परिवार के सदस्यों की संख्या से और कैलोरी प्राप्ति से। तो भारत में गरीबी को प्रभावित किया गया कैलोरी प्राप्ति से। ठीक है, कैलोरी प्राप्ति के अनुसार भारत में गरीबी को परिभाषित किया गया। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 20 है कि स्वनिधि से समृद्ध नामक कार्यक्रम योजना किसने शुरू किया? नीति आयोग ऑप्शन ए, बी ऑप्शन वित्त मंत्रालय, सी ऑप्शन केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय और डी ऑप्शन विकास मंत्रालय। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय ने इसका स्टार्टिंग किया था। तो 20वें क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को सार्थक कदमों हेतु परामर्श देता है। ऑप्शन है समान सिविल संहिता संबंध में, ग्राम पंचायतों के गठन में, नगर पालिकाओं के गठन के संबंध में और कर्मकारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी संबंध में। तो आर्टिकल 44 जो है, अनुच्छेद 44 जो होता है ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर है 22 की भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्य का विवरण संविधान के किस भाग में किया गया है? भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में किया गया है? भाग 1 में, भाग 4 का में, भाग 2 में और भाग 4 में। तो मूल कर्तव्य का जो विवरण है वो आर्टिकल
मतलब भाग 4 का में किया गया है, ठीक है। और मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया, रूस से लिया गया। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। केंद्र और राज्य के मध्य विवादों के निस्तारण के भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किस अधिकारिता के अधीन होती है? सलाहकार अधिकारिता, आरंभिक अधिकारिता, अपीलीय अधिकारिता और संवैधानिक अधिकारिता। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आरंभिक अधिकारिता होती है। केंद्र और राज्य के मध्य विवादों के निस्तारण के लिए भारत में जो उच्चतम न्यायालय की शक्ति किस अधिकारिता के अधीन होती है? तो आरंभिक अधिकारिता के अधीन होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 23 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस जिला स्तर पर राज्य सरकार की आंख, कान और भुजा माना जाता है? जिलाधीश को, जिला प्रमुख को, जिला विकास आयुक्त को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब जिलाधीश, मतलब जिलाधिकारी जो होता है उसको हम आंख, कान और नाक, आंख, कान और भुजा मानते हैं, ठीक है। तो जिला स्तर पर राज्य सरकार की आंख, कान और भुजा जिलाधीश को मानती है। तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 25 है कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति करता है। उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, इन सभी में न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और राष्ट्रपति इनको शपथ भी दिलाता है, ठीक है। तो इस प्रकार 25 नंबर का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त वसा का उदाहरण है वसीय अम्लीय, घी, ग्लाइकोलिपिड, तेल। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ग्लाइकोलिपिड को हम संयुक्त वसा का उदाहरण भी मानते हैं, ठीक है। तो 26 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से आंसू गैस कौन सी है? नाइट्रस ऑक्साइड, अल्फा क्लोरो एसीटोफिनोन, मिथाइल आइसोसाइनाइड और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अल्फा क्लोरो एसीटोफिनोन को हम आंसू गैस भी छोड़ते हैं। ये पुलिस के द्वारा कभी कभी जब जहाँ भीड़ इकट्ठा हो जाती है, भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें कौन सी गैस होती है? अल्फा क्लोरो एसीटोफिनोन होती है, ठीक। नाइट्रस ऑक्साइड को हम हंसने वाली गैस भी कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड को हंसने वाली भी गैस कहते हैं, ठीक है। तो 27 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अल्फा क्लोरो एसीटोफिनोन। हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 है कि अग्निरोधी कपड़ों के निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है मेलेमीन, ऑरलॉन, बेकेलाइट, टेरिलीन। तो 28 को जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा मेलेमीन, मतलब अग्निरोधी कपड़े के निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है मेलेमीन प्रयुक्त किया जाता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 अपना कि विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग परनीसियस, जीरोफिथेलिया, एनीमिया और कैलियोसिस। तो विटामिन ए की कमी से होता है बी, मतलब जीरोफैथोलमिया, ठीक है। ये आँख से संबंधित होती है। तो इस प्रकार से 29 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्रव धातु है? ब्रोमीन, हीलियम, मरकरी, सोडियम। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मरकरी जो होती है द्रव धातु होती है, ठीक। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों वीडियो पूरा देखना, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर भी करना है, ठीक है। और टॉप 30 क्वेश्चन ऐसे एग्जाम तक हम करवाते रहेंगे रोजाना पर डे के हिसाब से, ठीक। तो वीडियो रोजाना देखना और वीडियो अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक शेयर भी करना। जो हमारे नए साथी जुड़ेंगे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।